कौन सा स्पेसिफिक स्टैट्यूट है जो रेगुलेट करता है वर्क प्लेस हरासमेंट को या इन इश्यूज को, इनके ऊपर कौन सा लॉ हमारे पास मौजूद है कि बाय लॉ और जो प्रैक्टिस आपने की है किन चीजों को कोर्ट या जुडिशरी ओपनली हरासमेंट के एम्बिट में फॉल करा? पास कोई ऑडियो आई, कोई पिक्चर आई जिसमें आपको लगता है कि आप अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, बट 2022 में हमारे लॉ में स्पेसिफिक अमेंडमेंट लाई गई जिसमें एम्प्लॉय की डेफिनेशन में इंटर्न्स, स्टूडेंट्स, इवन वॉलंटियर्स। तो सेक्सुअल हरासमेंट के जो केसेस हैं उनको प्रूव करना कंपैरेटिवली इज मोर इजी एज कंपेयर टू द जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन वाले केसेस जो हमारे हैं। Assalamu alaikum viewers, welcome to another episode of the Legal Junction. In today's episode we will be discussing the topic of workplace harassment. ये टॉपिक इंतहाई ज़रूरी टॉपिक है क्योंकि ये एक ऐसा मसला है जिससे बहुत से इंडिविजुअल सफ़र करते हैं लेकिन बहुत से कम लोग जानते हैं कि उन्हें किस तरह इस इशू को रिजॉल्व करना है, उनके पास क्या मैकेनिज्म्स, क्या तरीके हैं, लॉ ने उनको क्या रेमेडीज प्रोवाइड किए हैं कि किस प्रोसीजर को फॉलो करके वो इस बर्बरियत से या जो इस तकलीफ से वो गुजर रहे हैं उसका अहाता कर सकते हैं। Before starting our discussion, I would like to introduce our guest, Ms. Sufaifa Sammo. Currently, ये नेशनल असेंबली में मौजूद होती हैं एज ए लीगल कंसल्टेंट, जहाँ पे ये हमारे एमएनएस को टेक्निकल और लेजिस्लेटिव सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। यही काम ये पास्ट में हमारी प्रोविंशियल असेंबली ऑफ सिंध में भी कर चुकी हैं। She has also been working as an assistant registrar at Federal Ombudsman Secretariat, जहाँ पे ये द फेमस ombudsperson मिस फौजिया विकार के साथ उनको असिस्ट करती रही हैं। So she has a vast experience in this field. उन्होंने काफ़ी केसेस डील किए हुए हैं, काफ़ी इश्यूज इस तरह के हैंडल किए हुए हैं। तो इन्हीं के एक्सपीरियंस को यूज़ करते हुए आज हम अपनी क्वेरीज को हल करने की कोशिश करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस स्प्रेड कर सकें इस टॉपिक के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम मैम, सबसे पहले मैं आपसे इस हवाले से पूछना चाहूँगा कि आप वर्क प्लेस हरासमेंट के इतने केसेस, इतने इश्यूज आप डील करती रही हैं, तो आप इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है, किस तरह के इश्यूज आजकल हम लोग फेस कर रहे हैं कॉमन, प्लीज थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। अच्छा गाइस, द क्वेश्चंस, इश्यूज बेसिकली जो हमारे पास फर्स्ट में आए हैं या मेरी नजर से गुजरे हैं वो बेसिकली दे आर मोर ऑफ जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड सी बेसिकली हरासमेंट एंड जेंडर बेस्ड हरासमेंट के अंदर जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन आती है, बट जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इतनी कॉमनली अंडरस्टूड नहीं है। तो हरासमेंट को जब हम देखते हैं तो अगर फिजिकल टच है, दैट्स प्लेन एंड सिंपल, वो एक प्राइमा फेशिया हरासमेंट का केस बन जाता है। बट देन देयर आर अदर काइंड्स ऑफ हरासमेंट्स जिनको समझना थोड़ा मुश्किल होता है। एंड ऐसे केसेस पर जब हमारे पास आते हैं ऑल्सो सिर्फ हरासमेंट के केसेस नहीं आते, देयर आर कॉमन मिसकंसेप्शंस एज वेल विद रिस्पेक्ट टू सर्विस डिसिप्लिनरी मैटर्स। इनको लोग कंफ्यूज करते हैं कि ये हरासमेंट की एक शक्ल है, तो ऐसे केसेस भी हमारे पास आते हैं जो हमने फौस्ता में डील किए। मैम, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप हमारे ऑडियंस के लिए बताएं कि कौन सा स्पेसिफिक स्टैट्यूट है जो रेगुलेट करता है वर्क प्लेस हरासमेंट को या इन इश्यूज को, इनके ऊपर कौन सा लॉ हमारे पास मौजूद है? अच्छा, हमारे पास जो वफाक का जो लॉ है, जो फेडरल लॉ है, वो है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट हरासमेंट एट द वर्क प्लेस एक्ट 2010, जो 2022 में अमेंड हुआ था एंड अभी भी करंटली उसमें अमेंडमेंट्स की जा रही हैं। तो दैट्स द फेडरल लॉ। इसके अलावा हमारे पास प्रोविंसेस में भी लॉज हैं। केपीके का एक्ट है, यही प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट का, पंजाब का है। सिंध में अनफॉर्चुनेटली ये लॉ अभी तक पास नहीं हुआ है, बट क्योंकि जो 2010 वाला जो कानून था वो वफाक का कानून था और तब तक 18th अमेंडमेंट नहीं आई थी, तो सिंध ने उस लॉ को इम्प्लीमेंट किया हुआ है। उन्होंने अपने पास इस सेम लॉ को ही वो फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल मैम, सबसे पहले इसकी हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं। बहुत से लोग हरासमेंट की अपनी डिफरेंट डेफिनेशंस को रखते हैं कि वो उसको इस चीज को हरासमेंट कंसिडर करेंगे, इस फला चीज को हरासमेंट नहीं करेंगे कंसिडर। तो आप हरासमेंट को डिफाइन करें कि बाय लॉ और जो प्रैक्टिस आपने की है किन चीजों को कोर्ट या जुडिशरी ओपनली हरासमेंट के एम्बिट में फॉल कराती है कि ये एक्ट जो कि लोगों को कॉमनली लगता होगा कि नहीं हरासमेंट तो नहीं है, इस बारे में थोड़ा बताएंगे व्हाट इज हरासमेंट बाय द लॉ? अच्छा, व्हेन वी गो इनटू द लॉ, हरासमेंट बेसिकली दो किस्म की है। ठीक है। एक है सेक्सुअल हरासमेंट, ठीक है, जिसमें कोई भी फिजिकल टच है, कोई ऐसा एक्ट है, सेक्सुअल एक्ट है जिसमें बेसिकली सेक्सुअल होना उसका जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने आपको रिक्वेस्ट की है सेक्सुअल फेवर्स के लिए, किसी का कोई ऐसा। अच्छा, हरासमेंट की एग्जाम, आई वांट टू रिपीट दिस, इसकी एग्जाम सिर्फ दो हैं, एक सेक्सुअल हरासमेंट, एक जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। इसकी अशकाल बहुत सारी हो सकती हैं, सही है, इसकी मैनिफेस्टेशंस बहुत सारी हो सकती हैं।
फॉर एग्जाम्पल हरासमेंट के तरीके जो लोग अक्सर कंफ्यूज करते हैं कि अगर आपको वर्बल हरासमेंट नहीं होती, हरासमेंट के मीन्स होते हैं वर्बल, विजुअल, रिटन, एग्जैक्टली फिजिकल। तो अब इन तरीकों से हरासमेंट की जा सकती है, बट अगर इन तरीकों से हरासमेंट की जा रही है तो हमें देखना है कि क्या उसमें कोई सेक्सुअल एक्ट इन्वॉल्व है या कोई रिक्वेस्ट है सेक्सुअल फेवर की। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई कोलीग, आपका बॉस आपसे कहता है कि अभी अप्रेजल पास होने वाला है, अप्रेजल का टाइम है, एंड अगर तुम चाहते हो या चाहती हो कि तुम्हारा एक्सीलेंट जाए अप्रेजल, तो लेट्स हैव अ ट्रिप टू इस्लामाबाद टुगेदर, जस्ट यू एंड आई। Now this is a very classic example of harassment. बहुत आराम से उन्होंने अपने वर्ड्स को शॉर्ट करके अपनी बात भी Exactly. convey कर उन्होंने दी है। subtly hint कर दिया कि I am the one who's responsible for your appraisal and you need to satisfy me in order for you to बिल्कुल बिल्कुल। Get और that. ऐसे कुछ एग्जांपल्स आप बता सकें जो लोग कंसिडर नहीं करते, वो बोलते हैं मैं कैसे प्रूव करूंगा, तो वो आप बताएं ऐसे एग्जांपल्स जिससे लोग लॉ उसको कहते हो कि देखिए ये तो हरासमेंट के अंदर ही फॉल करता है, ये लोग उसको कंफ्यूज कर देते हैं दूसरी चीजों से। अच्छा, एक तो सिंस हरासमेंट एक सेक्सुअल हरासमेंट की दूसरी किस्म की वो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, जिसको समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इट्स बेसिकली जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एज द नेम इम्प्लाइज, आपको आपकी जेंडर की वजह से डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है आपकी वर्क प्लेस पे। फॉर एग्जाम्पल एक ऐसी वर्क प्लेस है, एक ऐसा इदारा है जो एक स्पेसिफिक जेंडर को ज्यादा सपोर्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल टीचिंग, ठीक है। अब टीचिंग में फीमेल सेंट्रिक ज्यादा वो इदारा है, ठीक है, वो एक ऑक्यूपेशन है, प्रोफेशन है, तो वहां पर मेल्स को या तो पीटी टीचर रख दिया, सही है, या तो कंप्यूटर टीचर रख दिया, जिम टीचर रख दिया, सही है। तो अब वो एक डिस्क्रिमिनेशन है, बट उसको प्रूव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। या तो फिर आपका इदारा फॉर एग्जाम्पल इंजीनियरिंग की जो प्रोफेशंस होते हैं हमारे, पेट्रोलियम वाली जो ऑक्यूपेशंस होती हैं हमारी, अब वहां पर देखा जाता है कि फीमेल्स को इतना ज्यादा इंकरेज नहीं किया जाता। जो फील्ड वाली जॉब्स होती हैं, ऑल्दो फीमेल्स वांट टू फीमेल्स वांट टू गो देयर, बट देन दे आर नॉट encouraged or supported to go in the fields by their own workplace. So that is gender based discrimination. इस तरह की जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को प्रूव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। Exactly. अब उसमें हम प्रूफ ये वाला जो फैक्टर है, फॉर एग्जाम्पल हरासमेंट, तो इट्स वेरी प्लेन एंड सिंपल। यू कैन से आपके पास कोई टेक्स्ट आया, कोई आपके पास कोई ऑडियो आई, कोई पिक्चर आई जिसमें आपको लगता है कि आप अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, ठीक है, तो वो तो आप प्लेन एंड सिंपल बता सकते हैं कि भाई दिस इज प्राइमा फेशिया केस ऑफ हरासमेंट। बट जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के लिए व्हाट यू हैव टू सी इज कि जो वो आपका सीनियर है, जो आप कह रहे हैं, तो आपको डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, क्या उसका ये बिहेवियर सिर्फ आपके लिए है बिकॉज यू आर अ मेल, या ऑल मेल्स, ठीक है। बट अगर तो एट टाइम्स ऐसा होता है कि ये फैक्ट प्रूव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं, आए भी हैं, जिसमें वन ऑफ द फीमेल्स शी सेड दैट शी वाज नॉट प्रमोटेड बिकॉज शी वाज अ फीमेल एंड द बॉस वाज अ मेल, ही वाज मोर इनटू फीमेल्स हू वर ऑफ अ यंगर एज। तो अब शी कुड नॉट बी एबल टू प्रूव दैट, तो उसको ये दिखाना, ये प्रूव करना कि भाई व्हेन दे रीच द एज ऑफ 40 तो उनको प्रमोशंस नहीं मिल रही हैं बिकॉज दैट बॉस हैज दैट नोशन कि यंगर वुमेन आर प्रिटियर और यंगर वुमेन आर मोर एक्टिव। और इवन दैट एक ऐसा केस हमारे पास आया फ्रॉम अ वेरी फेमस ऑर्गेनाइजेशन विच आई वुड नॉट नेम फॉर ऑब्वियस रीजंस। तो उनके पास ऐसा था कि वहां पे फीमेल्स को बहुत फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स किए जा रहे थे। Although it was a teaching related job, सही वो सारी टीचर्स थी, हेडमिस्ट्रेस थी, प्रिंसिपल्स थी, बट देन इट वाज लाइक 3 को प्रमोट कर लिया, 5 को रोक दिया। तो वो एक जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन थी, मुकाबले में मेल्स को प्रमोशंस मिल रही थी। एग्जैक्टली। बट देन उसको थोड़ा सा प्रूव करना इसलिए मुश्किल था कि एट द एंड ऑफ द डे हम ये देखना है कि भाई 3 को तो प्रमोट कर रहे हैं, तो पूरे जेंडर को तो टारगेट नहीं कर रहे। वो उसके अंदर प्रूव कर सकते हैं कि अगर हम जेंडर को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो तो इनकी को भी ना प्रमोट करते हैं। एग्जैक्टली। तो ये वाले थोड़े से एक कॉम्प्लेक्स किस्म के इश्यूज होते हैं जो हमें मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब आपने जिस एक्ट का नाम लिया, जिस सिंध में भी इम्प्लीमेंट हुआ है हमारा फेडरल लॉ, उसके अंदर मैं चाहता हूँ कि आप वर्क प्लेस को डिफाइन करें, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर बहुत सी फ्रीलांसिंग, यहाँ पे ऑनलाइन भी लोग काम कर रहे हैं। अगर वो इस किस्म की हरासमेंट फेस करें, जो हरासमेंट को आपने भी डिफाइन किया है, तो क्या ये लॉ उनके लिए भी अप्लाई करेगा? बहुत से कॉन्ट्रैक्टर्स भी होते हैं, इंटर्न्स होते हैं, आपको पता होगा स्टूडेंट्स नए इंटर्नशिप्स वगैरह कर रहे हो, तो दे डोंट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉई, सो विल दिस लॉ अप्लाई टू देम एज वेल?
अच्छा, शायद 2010 से पहले, 2022 से पहले, इनफैक्ट 2022 से पहले अगर हमसे एक सवाल पूछे तो मैं कहती नहीं। पर 2022 में हमारे लॉ में ये स्पेसिफिक अमेंडमेंट लाई गई जिसमें एम्प्लॉय की डेफिनेशन में इंटर्न्स, स्टूडेंट्स, इवन वॉलंटियर्स। तो अगर आपको पैसे नहीं मिल रहे और अगर आप किसी इदारे में तो वॉलंटियरिंग कर रहे हैं एंड वहां पर आप हरास होते हैं तो तब भी आप वर्क प्लेस के एक्ट के अंदर आप एज एम्प्लॉय की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करते हुए कंप्लेन कर सकते हैं। अब वर्क प्लेस क्या है, एज यू आस्क्ड मी, वर्क प्लेस बेसिकली कोई भी ऐसा इदारा जो बेसिकली लोगों को रिक्रूट करता हो, एम्प्लॉय करता हो, पे करता हो या पे ना भी करता हो। एग्जैक्टली। तो उन तमाम इदारों को हम बेसिकली, अच्छा वर्क प्लेस हम ऐसा नहीं कह सकते कि चार दीवारी की हद तक महदूद है। 2022 के बाद वर्क प्लेस का जो एम्बिट है वो बहुत वाइडन हो गया है। इसीलिए वो प्रोटेक्शन देना चाह रहे हैं हर तबके को जो किसी के लिए काम कर रहा है, इस वजह से। इवन ऑनलाइन बिजनेसेस, अब अगर हम ऑनलाइन बिजनेस की मिसाल दें तो शायद उनकी कोई स्पेसिफिक चार दीवारी में महदूद उनकी ऑफिसेज नहीं होती, दे आर वर्किंग वर्चुअली। तो अब फॉर पीपल हु आर एम्प्लॉयड बाय दोज ऑनलाइन बिजनेसेस, क्या वो एम्प्लॉय की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे? दे स्टिल वर्क बिकॉज दे आर being administered, directed, supervised or managed by somebody else. तो जहां भी आपको कोई और डायरेक्शन दे रहा हो काम करने के लिए, वहां पे ये लॉ अप्लाई करेगा, वो वर्क प्लेस की डोमेन के अंदर आ जाएगा। इनफैक्ट आई थिंक कि शायद आपको ये सुनने में बहुत हैरत भी होगी, वर्क प्लेस एक्ट के तहत होम बेस्ड वर्कर्स, फॉर एग्जाम्पल हमारे घर में जो हाउस हेल्प्स हैं, हमारे जो माली हैं, जो ड्राइवर्स हैं, वो सभी वर्क प्लेस एक्ट के तहत कंप्लेन कर सकते हैं। ये बात मुझे आपकी समझ आ गई। अच्छा, अब हम इसके अगर आसानी से समझें तो सेक्सुअल हरासमेंट के जो केसेस हैं उनको प्रूव करना कंपैरेटिवली इज मोर इजी एज कम्पेयर टू द जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन वाले केसेस जो हमारे हैं। अब हम इसको थोड़ा सा इजी करते हैं। अब हम एग्जांपल लेते हैं कि कोई खातून है जिनके साथ हरासमेंट हो गई है, हम इसको दोनों कैटेगरीज में यूज करते हुए जाते हैं और सेक्सुअल हरासमेंट भी हो सकती है, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन भी होती है। अब हम उसके प्रोसीजर पे चलते हैं कि एक औरत है जिनके साथ हो चुकी है, अब वो क्या स्टेप लेंगी, क्या उनके पहले तो सबसे पहला जो सिस्टम मैंने नोट किया कि हर ऑफिस में आजकल जब से ये अवेयरनेस स्प्रेड हुई है तो एक उनके पास कोई अथॉरिटी उन्होंने बनाई भी होती है, कोई टीम होती है, इसको आप कंप्लेन करते हो तो वो, और आई थिंक वर्क प्लेस लॉ जो है हमारा वो भी इसको रेगुलेट करता है कि इस तरह की कमिटीज होनी चाहिए ऑफिस के अंदर। इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। अच्छा, व्हाई द प्रॉब्लम इज हमारा लॉ ये डिक्टेट करता है कि इंक्वायरी कमिटीज होनी चाहिए। बहुत सारे इदारे इंस्टेड ऑफ इंक्वायरी कमेटीज को डिसिप्लिनरी कमेटीज बनाते हैं, बट देयर इज अ डिफरेंस। डिसिप्लिनरी कमेटीज आर सपोज्ड टू इंश्योर कि ऑफिस में डिसिप्लिन। एंटी हरासमेंट कमेटीज इज व्हाट दिस लॉ डिक्टेट्स, एंड एंटी हरासमेंट कमेटीज के पास एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है कि ये इदारा हरासमेंट से पाक हो, कि अगर तो कोई फॉर एग्जाम्पल सी देयर इज लाइक अ स्पेशलाइज्ड एरिया Exactly. हरासमेंट को डील करेगा, Exactly. प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा एम्प्लॉइज को। बिल्कुल। तो अब बहुत सारे इदारों में एज आई सेड कि वो डिसिप्लिनरी कमेटी बना देते हैं द गार्ड ऑफ एंटी हरासमेंट कमेटीज। बट अगर तो कोई खातून हरास होती हैं या इवन मेल्स, द वेरी बिफोर इन फैक्ट वी डेल्व मोर इनटू दिस डिस्कशन, आई वुड वांट टू रिटरेट कि हरासमेंट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू जस्ट वन जेंडर। हरासमेंट कैन हैपन टू एनी पर्सन। सो अगर मैं बातों में ऐसा बोल दूं कि खातून हरास हो रही है समथिंग, यू हैव टू जस्ट understand that implying कि कोई भी जेंडर before the amendment in 2022 it was women and after that they have removed Exactly. the word of women and अब ये Any all person. genders को apply Exactly. करता है to all persons। so complainant can be any person। Okay. and also when complainant can be any person तो मतलब आपको जो हरास कर रहा है वो भी हम एक टिपिकल जो स्टीरियोटिपिकल बिलीफ है कि मेल्स हरास करते हैं, ऐसा नहीं होता, फीमेल्स भी हरास कर सकती हैं। हाँ, जो हमारी मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, जो हमारे ट्रांसजेंडर्स हैं, जो वल्नरेबल हैं, they are more into the victim area rather than the harass वाला harassers नहीं है वो। तो दैट बाकी अगर कोई विक्टिम होता है हरासमेंट का, वो दे कैन डू इज के या तो वो अपनी इंक्वायरी कमेटी में जाएं कंप्लेंट लेकर, या तो वो फॉस्पा में है। व्हेन आई से कि अच्छा फॉस्पा नहीं मोहतसिब में है, बिकॉज हर सूबे में एक मोहतसिब है एंड फॉस्पा इज द वफाकी मोहतसिब। तो सिंध का आवाम के लिए थोड़ा सा इसको डिफाइन करेंगे मोहतसिब क्या होता है?
लोगों को बहुत ये टर्म वेग लगेगी, मुहतसिब इतनी हैवी वर्ड, ये क्या चीज होती है? अच्छा, मुहतसिब काइंड ऑफ लाइक आप इसको ऐसे ले लें, स्पेशल कोर्ट है, ठीक है, लेमैन टर्म्स में बोल रहा हूँ। एक स्पेशल कोर्ट है जो स्पेसिफिकली वर्कप्लेस हरासमेंट के लिए बनाई गई है। डिफरेंट काइंड ऑफ मुहतसिब होते हैं, सही है। हमारे पास बैंकिंग मुहतसिब है, हमारे पास टैक्स मुहतसिब है, और हमारे पास एक मैल एडमिनिस्ट्रेशन का मुहतसिब है। तो फॉस्पा वफाकी मुहतसिब बराए इंसदाद हरासियत बमुकामे का, फेडरल मसलन सेक्रेटेरिएट फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट। इसमें एक स्पेशल कोर्ट जो सिर्फ वैसे सिर्फ वर्कप्लेस हरासमेंट के केसेस डील करती थी, बट 2020 में जब इन्फोर्समेंट ऑफ वुमेन्स प्रॉपर्टी राइट्स एक्ट आया तो वफाकी मुहतसिब बराए इंसदाद हरासियत फॉस्पा ऑल्सो बिकेम द इन्फोर्समेंट फॉर प्रॉपर्टी राइट्स एक्ट। ओके, उनकी डोमेन बढ़ गई, उनका डोमेन बढ़ गया। तो अब बट उसके लिए उनका डोमेन से इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की हद तक बढ़ा है। ओके, वो सिंध और बाकी जगहों पे अभी वो चीज अप्लाई नहीं है। तो एज लॉन्ग एज यू आर अ वुमेन, एज लॉन्ग एज यू आर प्रॉपर्ली सिचुएटेड एज इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, यू कैन कंप्लेन टू फॉस्पा। एक स्पेशल कोर्ट जहाँ पर आपको वकील की जरूरत नहीं पड़ती, आप अपना केस खुद प्लीड कर सकते हैं, जहाँ पे कोई कोर्ट फी नहीं है। तो आपकी कंप्लेन से लेकर केस डिस्पोजल तक कोई कोर्ट फी नहीं, एक्सेप्ट फॉर जो कंप्लेन के पेजेस प्रिंटिंग वगैरह के ऊपर जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन पे आपका जो खर्चा आएगा, दैट समथिंग एल्स। वरना एक आम इंसान भी हमारे पास कंप्लेंट लेकर आ सकता है। इसीलिए एक्सेसिबिलिटी के लिए कि जितना एक्सेसिबल होगी जस्टिस, उतना ज्यादा लोग अपने इश्यूज को लेकर आएंगे। एग्जैक्टली, एंड इनफैक्ट हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी भी इंकरेज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर अब फॉस्पा की रीजनल ऑफिस, आई एम टॉकिंग अबाउट फॉस्पा मोर बिकॉज आई हैव वर्क्ड देयर, बट यूजली अब सिंध मुहतसिब जो है उनकी ऑफिस कराची में, मैल एडमिनिस्ट्रेशन के जो मुहतसिब हैं उनकी ऑफिस ऑलमोस्ट मेजर सिटीज में है। तो एक सूबे में बहुत सारी ऑफिस हो सकती हैं, रीजनल ऑफिस, बट फॉस्पा की एक ऑफिस सिंध में है जो पूरे सिंध को ओवरसी करती है। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऐसा केस है, वो ऑफिस कराची में लोकेटेड है, तो अगर कोई लाड़काने का केस है एंड दैट पर्सन कैन नॉट कम टू कराची, तो उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी भी दे सकते हैं। एंड फॉस्पा ऑल्सो हैज अ मैंडेट कि जहाँ पे हमें लगता है कि जो विक्टिम है वो बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज्ड हो गया है, तो उसको एम्प्लॉयर्स को रेकमेंड करें कि आप उनकी साइको सोशल काउंसलिंग भी करें। ठीक है, अच्छा मैम, तो हम फॉस्पा पे आ ही गए हैं, तो हम पहले फॉस्पा पे कंटिन्यू करते हैं, फिर मैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ भी आऊंगा। मैम, फॉस्पा एक इंडिविजुअल है, हम वो नहीं है, मैं नहीं करते हैं, इंडिविजुअल को चलते हैं। इंडिविजुअल है जिसने हरासमेंट से सफर किया है, तो अब उसका प्रोसीजर क्या होगा कि वो किस तरह फॉस्पा में अपनी कंप्लेन लेके जाएगा, इसके हवाले से बिल्कुल नेम एंड टर्म्स में स्टेप टू स्टेप उसने क्या क्या करना होगा, क्या डॉक्यूमेंटेशन उसने करनी है, ऑनलाइन कर सकता है, फिजिकली उसको उनके इदारे में जाना पड़ेगा, इस हवाले से थोड़ा गाइड करिएगा। अच्छा, फॉस्पा में कंप्लेन करने के बेसिकली 4 तरीके हैं। एक पहला जो तरीका है वो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इट्स वेरी इजी, 0344 367 367। आप सिंपली हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें, आप बताइए, हमारे किसी नुमाइंदे से आपकी बात हो जाएगी जो फॉस्पा के ऑफिस में है, वो बेसिकली आपको गाइड कर लेंगे कि आपकी जो कंप्लेंट है काइंड ऑफ लाइक आपको वो प्रीलिमिनरी एक हो जाएगी आपकी, ठीक है। उसके बाद आप या तो फिर बाय पोस्ट अपनी कंप्लेंट भेज सकते हैं, दैट्स द सेकंड मेथड। उसके अलावा आप ईमेल कर सकते हैं, और आप फिजिकली खुद दफ्तर में आकर अपनी कंप्लेंट बाय हैंड दे सकते हैं। तो जब ये कंप्लेन, फॉर एग्जांपल आपने कंप्लेन दे दी, उसमें आई थिंक वो आपको कोई फॉर्म देंगे फिल करने के लिए, आप खुद ही अपने साथ बताएंगे पूरा कि मेरे साथ हुआ क्या है, और इस तरह आप लिख के देंगे। आई एम सॉरी टू कट यू ऑफ, देयर इज बेसिकली नो प्रो फॉर्मा फॉर दैट, ठीक है। बेसिकली इसकी एक वजह ये भी है कि हमारे पास चूंकि वी इनकरेज के लोग खुद इंडिपेंडेंटली आके कंप्लेन करें रादर देन थ्रू लॉयर्स, सो अगर हम एक प्रो फॉर्मा रखेंगे फॉर देम टू फिल, तो वो एक बहुत लीगल टेक्निकलिटीज में चीजें चली जाएंगी। तो उसमें आप अपनी खुद इट्स लाइक अपनी मुंह जुबानी पूरी कंप्लीट आप लिख लेते हैं, जो आपको वाकयात पता है वो सब आप उसके अंदर का सारी चीजों को कलेक्ट करके आप लिखते हैं सामने। एंड इनफैक्ट अगर तो आपने फॉर एग्जांपल कंप्लेंट की है, ठीक है, आप एक कंप्लेंट लेकर आए हो, 1 पेज कंप्लेंट, एंड उस कंप्लेंट के बाद आपकी प्रीलिमिनरी होती है, प्रीलिमिनरी हियरिंग होती है, जिसमें ये देखा जाता है कि आया आपके साथ हरासमेंट हुई भी है। प्रीलिमिनरी जो हमारी होती है ये कौन करता है? अच्छा, प्रीलिमिनरी बेसिकली चूंकि फॉस्पा की 4 रीजनल ऑफिसेज हैं, एक लाहौर में, एक कराची में है, एक पेशावर में, और अब एक बलोचिस्तान क्वेटा में भी बन रही है, ठीक है। तो 4 ऑफिसेज ये हैं और एक हेड ऑफिस है। तो इन 4 जो रीजनल ऑफिसेज हैं वहाँ पर रीजनल हेड्स हैं जो हमारे लीगल एडवाइजर्स हैं, एंड देन हेड ऑफिस में वी हैव आवर लीगल एडवाइजर्स सेपरेट फॉर प्रॉपर्टी एंड फॉर हरासमेंट, एंड द ओम्बड्सपर्सन इज प्रेजेंट एट द हेड ऑफिस हरसेल्फ।
तो फिर रीजनल ऑफिस की जो कंप्लेंट होती है वो रीजनल हेड सुनते हैं एंड आफ्टर दे डन प्रीलिमिनरी, बेसिकली मैं लेमन टर्म्स में कहूँ तो आपकी पहली एक सुनवाई होती है, ठीक है। उसमें आप अपनी आप ज़बानी बयान करते हैं कि आपके साथ क्या हुआ था, कौन सी तारीख पर आपके साथ क्या हुआ, कौन लोग इन्वॉल्व थे उसमें, कितने लोगों ने आपके साथ ये होते हुए देखा, एवरीथिंग। एंड आपकी ऑलरेडी एक रिटन कंप्लेंट आई हुई है। तो अगर तो जो एडवाइजर्स हैं उनको लगता है कि आपकी कंप्लेंट जो आपने लिखी है वो इतनी डिटेल्ड नहीं है, इतनी कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, क्वेश्चंस करेंगे इसके हाँ, तो फिर वो आपसे आपको ये डायरेक्शन दे सकते हैं इफ दे बीन सैटिस्फाइड कि आपके साथ हरासमेंट हुई है, आइदर वन ऑफ द टू काइंड्स, या तो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन या सेक्सुअल हरासमेंट। तो फिर आपको ये कह सकते हैं कि अपनी कंप्लेंट को ये लेके जाएं एंड एक और कॉम्प्रिहेंसिव सी कंप्लेंट जिसमें आपने स्पेसिफिक चीजें जो आपने बयान की इनको एम्फेसाइज करें। उसके बाद ये होता है कि प्रीलिमिनरी के बाद आपकी कॉम्प्रिहेंसिव कंप्लेंट जब आ गई है तो जो अक्यूज्ड हैं उसमें बेसिकली जो कॉम्प्रिहेंसिव कंप्लेंट है उसमें आप क्या क्या लिखेंगे। तो एक तो बहुत ही डिटेल से फैक्ट्स लिखने हैं, व्हाट, व्हेन, व्हाई, हु, एवरीथिंग। लिस्ट ऑफ अक्यूज, फॉर एग्जांपल अगर आपके साथ जिन्होंने हरास किया है आपको उसमें एक से ज्यादा लोग शामिल हैं तो अक्यूज के नाम, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उनका CNIC नंबर अगर आपके पास है, उनका एड्रेस, उनका फोन नंबर। अगर तो ऐसा होता है यूजली के फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉई है, अगर उसको उसके सीनियर मैनेजमेंट में से किसी ने हरास किया है तो हमें उनकी डिटेल्स नहीं पता, उनके एड्रेसेस नहीं पता, ज्यादा से ज्यादा हमें उनको फोन नंबर्स पता। एग्जैक्टली, तो फिर आप उनकी डेजिग्नेशन लिख सकते हैं उनके इदारे के साथ और फॉस्पा खुद उनके इदारे को, उनके HR से कोऑर्डिनेट करेगा कि हमें XYZ बंदों के कॉरेस्पॉन्डेंस डिटेल्स दें। आप लिस्ट ऑफ विटनेसेस लगाएंगी, फॉर एग्जाम्पल जिन जिन लोगों ने आपके साथ ही होते हुए देखा है, क्योंकि एंड लिस्ट ऑफ एविडेंसेस, कोई ऑडियो विद वीडियो, कोई पिक्चर, एनीथिंग जो आपके केस को सपोर्ट करे। अब ऐसा होता है कि एविडेंस इकट्ठा करना मुश्किल होता है क्योंकि हरासमेंट कभी भी 4 लोगों के सामने नहीं होगी, हमेशा बंद कमरों में होती है। बंद कमरों में एक विक्टिम होगा, एक हरासर होगा। अब इसमें हम एविडेंस कहाँ से लाएंगे अगर वो ओरल वर्बल कोई उन्होंने बात ऐसी कही है। तो आप हम ये इंकरेज करते हैं और हम ये बात बार बार लोगों को कहते हैं हमारे अवेयरनेस सेमिनार के दौरान भी कि हरासमेंट के एविडेंस इकट्ठा करने में मुश्किल होते हैं। तो अगर आपके साथ बंद कमरे में किसी ने आपको हरास किया है, आप फौरन बाहर निकल के अपने कुलीग से बात कीजिए, कन्फाइड कीजिए, किसी से वो बात शेयर कीजिए कि अभी मैं XYZ के कमरे में गई थी और वहां पर ये बात हुई है, आई फेल्ट रियली अनकंफर्टेबल। अब इससे क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम जब आप वापस वहां पर जाएंगे या वो बंदा आपको वापस बुलाएगी या बुलाएगा तो आपका कुलीग वुड बी लुकिंग आउट फॉर यू एंड वो कुलीग आपका विटनेस बन जाएगा। इवन इफ ही और शी वाज़न्ट देयर इन द रूम, वो आपके फेस पर वो जो डिस्कम्फर्ट है, जो ऑकवर्डनेस है जब आप उस रूम से बाहर आए या आई, तो ही बी विटनेस टू दैट। वो आपके हक में गवाही दे सकते हैं कि हाँ ऑल्दो मैं उस रूम में मौजूद नहीं था या नहीं थी, पर जब ये वहां से बाहर आए थे या आई थी तो आई कुड फील दैट दे वर फीलिंग वेरी अनकंफर्टेबल। तो ऐसे हम लोग एविडेंसेस इंकरेज करते हैं कि अगर आप फिजिकल एविडेंस नहीं इकट्ठा कर सकती तो एटलीस्ट किसी को कन्फाइड कर दें। सो वी हैव दैट। इसके अलावा आप एफिडेविट एक सबमिट करते हैं, व्हाटएवर यू सेड, काइंड लाइक अ डिक्लेरेशन ऑन ओथ। उसके बाद जब हमने प्रिलिमिनरी हियरिंग हो गई, आपने जो बंदे ने सफर किया उसने अपना सारा इशू बयान कर दिया, उसके बाद अब क्या होगा? अब फॉस्पा क्या करेगा उसके बाद? अच्छा, उसके बाद बेसिकली व्हाट वी डू इसके हमारे पास एक कॉम्प्रिहेंसिव कंप्लेंट आ गई, अक्यूज के कॉरेस्पॉन्डेंस डिटेल्स आ गए। अब हम शो कॉज नोटिस भेजते हैं अक्यूज को अलॉन्ग विद दैट कॉपी ऑफ द कंप्लेंट और वॉट एवर डॉक्यूमेंटेशन केम अलॉन्ग विद इट। हम वो अक्यूज को भेजते हैं कि बिकॉज सी एवरीबडी हैज द राइट टू डिफेंड देमसेल्व्स, ठीक है, एंड इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। इसकी स्पेशली हरासमेंट के केसेस में इससे हम ज्यादा एम्फसाइज इसलिए करते हैं क्योंकि एक बहुत ही आई से कि एक हवा बन जाता है। द मोमेंट समबडी इज अक्यूज्ड ऑफ हरासमेंट, वी ऑटोमेटिकली अज्यूम दैट ही और शी डेफिनेटली हरास्ड। वो लोगों के दिमाग में इमेज आती है कि हाँ ये हरासर ही, हाँ कि ये बुरा होगा, मतलब हरासमेंट। एंड पर्सनली टू बी वेरी ऑनेस्ट आई फील कि हरासमेंट, हमारा जो मुआशरा है हरासमेंट को एक बहुत ही नैरो विजन से देखता है, सही है। तो ऐसा बहुत कम होता है कि कोई फॉल्स एक्यूजेशंस कर रहा है, बिकॉज द वे आवर सोसाइटी परसीव्स somebody who is harassed
it's very rare for a female or any person, the complainant, कि वो false accusation लगाए कि XYZ बंदे ने मुझे harass किया है. But then still we do. हमारी सोसाइटी में विक्टिम ब्लेमिंग का भी बहुत बड़ा इशू है, जिसकी वजह से लोग ये रिस्क नहीं भी लेते कि हम किसी पे फॉल्स एलिगेशन, होते भी हैं ऐसे केसेस, ऐसा नहीं होता, लेकिन विक्टिम ब्लेमिंग भी बहुत बड़ा इशू है हमारी सोसाइटी में. जेन्युइन केसेस में विक्टिम ब्लेमिंग होती है, तो फॉल्स केसेस में तो आई डोंट थिंक सो एनीबॉडी विल बी स्टूपिड इनफ टू डू दैट. बट बहरहाल वी डू सेंड, उसके बाद वंस यू रिसीव द कंप्लेंट शो कॉज नोटिस जाते हैं अक्यूज को. अक्यूज फाइल्स हिज और हर रिटन रिस्पॉन्स टू दैट कंप्लेंट, एंड उसके बाद हम बेसिकली अक्यूज की एक काइंड ऑफ लाइक क्रॉस एग्जामिनेशन होती हैं. बट ऐसा भी होता है जिसमें अक्यूज और कंप्लेनेंट को आमने सामने बिठा भी सकते हैं. ठीक है, या तो हमें लगता है कि सिवियरिटी की बेसिस पे, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें लगता है कि दिस इज मोर ऑफ अ अक्यूज के रिस्पॉन्स के बाद मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो वो मीडिएशन की तरफ भी हम जा सकते हैं. एंड देन फिर एविडेंस गैदर करते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन होती हैं जिसमें जरा होती है. ठीक है, तो पहले कंप्लेनेंट एंड उनके विटनेसेस की जरा होती है, उनसे सवाल पूछे जाते हैं बेस्ड ऑन देयर एफिडेविट एंड एविडेंस. एंड या तो फिर अगर एफिडेविट एंड एविडेंस अगर रिटन फॉर्म में है, वरना तो फिर हम क्रॉस एग्जामिनेशन इन चीफ होती है. फिर ऐसे ही अक्यूज के साथ होती है. उसके बाद फाइनल आर्ग्यूमेंट्स एंड देन फाइनल ऑर्डर. इसके अंदर मैंने आपसे एक चीज रह गई कि मैंने एक चीज पूछना चाहता था, क्या जो विटनेसेस होते हैं इनकी आइडेंटिटी रिवील की जाती है अक्यूज को, या उनकी कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है? अच्छा, सी अक्यूज्ड हैज द राइट, ठीक है, इट इज हिज लीगल राइट टू नो कि अगर फॉर एग्जांपल कोई कह रहा है कि मैंने देखा था लेकिन मैं सामने नहीं देखा, तो दैट्स नॉट समथिंग दैट वी इनकरेज. अगर कोई आपके ऊपर आपके ऊपर एक हरासमेंट का इल्जाम लगा है, एंड देन देयर आर पीपल जो अनोनिमसली कह रहे हैं कि हाँ ये इल्जाम सही है, देन यू हैव द राइट टू डिफेंड योरसेल्फ एंड आल्सो नो कि हु इज कंप्लेनिंग अगेंस्ट यू या हु इज विटनेसिंग टेस्टिफाइंग अगेंस्ट यू. तो बट ऐसा केस में होता है जहां पे हमें लगता है कि ऐसा ना हो कि विटनेसेस को नुकसान पहुंचाया जाए, तो हम उसी दिन सेम डे पे या बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे भेज देते हैं, कोई नोटिस भेजते हैं विटनेसेस को, एंड ऑल्सो अक्यूज को भी नोटिस भेजते हैं ऑब्वियसली, एंड कंप्लेनेंट को कि XYZ बंदे यहाँ पर आज विटनेसेस आएंगे एंड उनका उसी दिन एग्जामिनेशन इन चीफ होगा. हमें फर्दर ये भी आप बताएं कि बहुत से ऐसे कंप्लेनेंट होते हैं जो सामने नहीं आना चाह रहे होते, वो अपने आप को अनोनिमस रखना चाह रहे होते हैं. बहुत से उनको ख़तरात होते हैं, जैसे बहुत से लोग इस डर से कंप्लेन नहीं करना चाह रहे होते कि उनको डर होता है कि अगर ये पाकिस्तान के हालात आपके सामने हैं कि अगर ये नौकरी मेरी चली गई या ये इशू हो गया तो फिर मेरे लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. तो इस तरह की अनोनिमस कंप्लेंट्स को डील करता है फॉस्पा, और कैसे इनका प्रोसीजर कैसे अलग होता है, कैसे इनको लेके चलता है? अच्छा, हम अनोनिमस कंप्लेंट्स डील नहीं करते. अच्छा, नहीं करते? नहीं करते, ठीक है. बिकॉज सी इट ब्रिंग्स अस बैक टू दैट डिस्कशन कि अगर अक्यूज को पता ही नहीं है कि उसके ऊपर इल्ज़ाम किसने लगाया है, तो हाउ इज ही और शी सपोज टू डिफेंड हिम और हरसेल्फ. तो इसलिए अनोनिमस कंप्लेंट्स फॉस्पा डील नहीं करता. बट इंक्वायरी कमेटीज़ में, इदारों में, हमारा कोड ऑफ कॉन्डक्ट की बात कहता है कि अगर जो कंप्लेनेंट है, सही है, अगर उसको ऐसा लगता है कि मैं सामने नहीं आना चाहती या नहीं आना चाहता, तो वो अपना रिप्रेजेंटेटिव इंक्वायरी कमेटी में भेज सकता है. अच्छा, वो उसके मतलब ऑन हिज और हर बिहाफ बात कर सकता है, बट नॉट इन फ्रंट ऑफ फॉस्पा. फॉस्पा यू हैव टू कम देयर योरसेल्फ. ठीक है. फॉस्पा अपनी इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, सारी चीज़ें, फॉस्पा का ऑर्डर आ जाता है इसके अंदर. अगर जिस बंदे ने कंप्लेनेंट है उसको ये लगता है कि मुझे जस्टिस सर्व नहीं हुई है या मुझे रेमेडीज़ नहीं मिली हैं जो मुझे मिलनी चाहिए थी, तो उसके बाद उसके पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है? अच्छा, दैट्स अ वेरी गुड एंड अप्रोप्रिएट क्वेश्चन आई से, बिकॉज लोगों को यहाँ का अपेलेट इदारा पता नहीं है कि मोतसिब की अपील्स कहाँ पे जाती हैं. तो मोतसिब की अपील्स प्रेसिडेंट के पास जाती हैं. ठीक है. प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट में जाती हैं, वहाँ पे दे हैव अ लीगल टीम जो अपील सुनते हैं. बेसिकली हम उसे रिप्रेजेंटेशन कहते हैं. जो अपील्स होती हैं फॉस्पा की या मोतसिब की, उसको हम रिप्रेजेंटेशन कहते हैं. एंड वो प्रेसिडेंट के पास जाती हैं. अब प्रेसिडेंट आपकी कंप्लेंट सुन के उसके ऊपर ऑर्डर देता है. अगर फिर भी जो कंप्लेनेंट हैं या आइदर पार्टीज, नॉट जस्ट अ कंप्लेनेंट, आइदर पार्टीज दे आर डिससैटिस्फाइड, तो दे हैव द ऑप्शन कि वो हाई कोर्ट में जा सकते हैं, CP फाइल कर सकते हैं. ओके. एंड हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट, एंड देन हायरार्की जो फॉलो होती है. ठीक है, हमने तो अभी एक इंडिविजुअल का फॉस्पा का रूट पूरा हमने डिस्कस किया है. अब
मैं बहुत से ऐसे एम्प्लॉयर्स को जिन्होंने नए नए अपने ऑफिस स्टार्ट किए हैं वो मुझसे इसके बारे में पूछते हैं, क्योंकि जैसे जैसे ये अवेयरनेस स्प्रेड हो रही है तो लोग चाहते हैं कि हमारे एम्प्लॉयज़ सेफ रहें, इस तरह का कोई भी एक्शन उनके साथ ना हो, वो सेफ़ फील करें हमारे इन्वायरमेंट में। तो वो मज़ीद जानना चाहते हैं कि लॉ हमें किस तरह रेगुलेट करता है कि एक एम्प्लॉयर को कि उसने क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए बाय लॉ, ताकि इस तरह की कमिटीज़ फॉर्म हुई हुई हों, ताकि अगर कोई हल्का सा भी कोई हिंट होता है किसी को कि यार मेरे साथ हरासमेंट हो रही है, तो बिफोर गोइंग टू फॉस्पा वो पहले इंटरनली उस मैटर को रिजॉल्व करने की कोशिश करें कि वो अपने एम्प्लॉयर ने ही एक कमेटी फॉर्म की हुई हो। तो जो हमारा एक्ट है जो 2022 में अमेंड हुआ है, इसके हवाले से आप बताएं कि ये किस तरह इसके ऊपर ऑर्डर देता है कि आपने एक एम्प्लॉयर को क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देयर एम्प्लॉय फ्रॉम सच हरासमेंट्स। अच्छा, आई थिंक प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्कप्लेस एक्ट जो हमारा 2010 का कानून है, इसके सेक्शन 11 में रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द एम्प्लॉयर है, और उसमें बेसिकली एम्प्लॉयर की पहली जो जिम्मेदारी है वो ये है कि इंक्वायरी कमेटीज तश्कील हुई है। ऐसा ना हो कि आपकी एक फॉर्मल इंक्वायरी कमेटी इदारे में ना बनी हुई हो एंड काइंड ऑफ लाइक जैसे ऑन अ केस बाय केस बेसिस आपने कमेटी बना दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। फॉर्मल इंक्वायरी कमेटी एट ऑल टाइम्स प्रेजेंट होनी चाहिए, परमानेंट होगी। एग्जैक्टली। एंड अगर तो आपको ऐसा लगता है कि अभी आपका इदारा नया है एंड आपके पास इतने बंदे नहीं हैं, फॉर एग्जांपल हमारे लॉ के तहत इंक्वायरी कमेटी की कॉम्पोजिशन में 3 लोग होने लाजमी हैं, जिसमें एक जो होगा वो आपका चेयरपर्सन होगा और उसमें एक सीनियर रिप्रेजेंटेटिव होगा एम्प्लॉयज़ का। एक अगर तो आपके पास CBA है, कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट है, तो उनका सीनियर रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, या तो फिर सीनियर मैनेजमेंट का एक बंदा होगा या एक सीनियर एम्प्लॉय होगा। बेसिकली ऐसा कोई बंदा जो एम्प्लॉयज़ की वकालत कर सके, उनके बिहाफ पे बात कर सके इंक्वायरी कमेटी में। और अगर जो कंप्लेन है वो इसी किस्म के किसी बंदे के बारे में जो इस कमेटी का मेंबर हो, फिर उस सूरत में क्या होगा? अच्छा, अगर तो किसी इंक्वायरी कमेटी के बंदे के ऊपर इल्ज़ाम है या कोई हरास हुआ है या कोई इल्ज़ाम लगा रहा है कि एक्सपायरी बंदा जो इंक्वायरी कमेटी में मौजूद है, तो फिर जो चेयरपर्सन होगा वो इनमें से उस बंदे को इंक्वायरी कमेटी से उस बंदे को रिमूव कर सकता है इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस ऑन अ केस बाय केस बेसिस, एंड उसकी जगह पे दूसरे बंदे को उसमें इंक्वायरी कमेटी में डाल सकते हैं। और इंक्वायरी कमेटी में एट ऑल टाइम्स एक खातून का होना लाजमी है, बाय लॉ उनकी रिक्वायरमेंट है, बाय लॉ रिक्वायरमेंट है। 3 लोगों में से एक खातून होगी। एंड इसके अलावा एम्प्लॉय का जो एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयर की है वो ये है कि वो बाकायदा जेंडर सेंसिटिव ट्रेनिंग्स करवाएंगे अपने इदारे में। एंड इसके अलावा कोड ऑफ कॉन्डक्ट, जो हमारा कोड ऑफ कॉन्डक्ट है वो एट ऑल टाइम्स आपके इदारे में डिस्प्ले होना चाहिए। एंड डिस्प्ले भी एक ऐसी जगह पर होना चाहिए जो विजिबल हो, ऐसी फॉन्ट में, ऐसी साइज में जिसमें आपके एम्प्लॉयज़ उसको पढ़ सकें। एक 14 बाय 14 फीट के रूम में आपने एक छोटा सा A4 के पेज में कोने पे लगा दिया, दैट डज नॉट फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ अ कोड ऑफ कॉन्डक्ट। तो बेसिकली लॉ ये चाह रहा है कि ऐसे मेजर्स लिए जाएं बाय द एम्प्लॉयर कि अवेयरनेस स्प्रेड हो कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो हरासमेंट के एम्बिट में फॉल कर जाएंगी, तो आप रिफ्रेन करें उस तरह के किसी भी एक्ट से, और अगर आप करेंगे तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, ताकि एक मुस्तकिल अवेयरनेस स्प्रेड होती रहे पूरे ऑफिस एनवायरनमेंट के अंदर। एंड ऑल्सो लॉ पेनलाइज भी करता है एम्प्लॉयर्स को। अगर तो कोड ऑफ कॉन्डक्ट डिस्प्लेड नहीं है तो 25,000 से 1 लाख तक का फाइन लग सकता है। अगर इंक्वायरी कमेटी तश्कील नहीं है तो भी 25,000 से 1 लाख तक का फाइन लग सकता है। विच इज़ वाई आई सेड कि एट ऑल टाइम्स इंक्वायरी कमेटी का होना लाजमी है। एंड ना सिर्फ इंक्वायरी कमेटी का होना, बट आपके एम्प्लॉयज़ को ये बात पता होना कि इंक्वायरी कमेटी में कौन कौन है, ताकि अगर खुदा न खास्ता ऐसा कोई इंसिडेंट आपके इदारे में होता है तो दे नो हु टू रीच आउट। इंक्वायरी कमेटी फॉर एग्जांपल कोई इंडिविजुअल हैं जो हरास हो गए हैं और वो अपनी इंक्वायरी कमेटी के पास जाते हैं, तो शैल द इंक्वायरी कमेटी आल्सो फॉलो द सेम प्रोसीजर दैट वाज फॉलोड बाय फॉस्पा, कि वो भी बिल्कुल कि पहले वो एक रिटन स्टेटमेंट लेंगे और इस तरह इनका क्या प्रोसीजर सेम ही है, प्रोसीजर लगभग सेम ही है। बट ये एज आई सेड कि इंक्वायरी कमेटी में आप अनोनिमस कंप्लेंट्स लेकर जा सकते हैं। कोड ऑफ कॉन्डक्ट में ये लेवरेज दी हुई है जिसमें आप बेसिकली किसी और को अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाकर शिकायत कर लें एंड वहाँ पर वो इनफॉर्मली मीडिएशन भी करवा सकते हैं। तो एक्सेप्ट फॉर दिस पार्ट बाकी सारा प्रोसीजर इज सिमिलर। इंक्वायरी कमेटी अपनी फाइंडिंग्स के बाद किसी जो अक्यूज्ड है उसको सज़ा देती है, तो किस किस नौइयत की सज़ाएं बाय लॉ आई हैं जो हरास कर रहे हैं उनको किस किस नौइयत की सज़ा मिल सकती है? कुछ माइनर पेनल्टीज़ भी होंगी, कुछ मेजर पेनल्टीज़ भी होंगी, तो उसके ऊपर थोड़ा सा आप ब्रीफ करें। अच्छा भाई, इंक्वायरी कमेटी करेक्शन सज़ा नहीं देती। इंक्वायरी कमेटी रिकमेंडेशंस बनाती है और उसको मुअत्तसिर के पास भेजती है। ठीक है, अगर तो वो इदारा सूबाई इदारा है तो सूबाई मुअत्तसिर के पास, एंड अगर वो वफाक का इदारा है तो वो वफाकी मुअत्तसिर में रिकमेंडेशंस भेजती है कि ये इंसिडेंट हमारे पास हुआ था, हमारी ये फाइंडिंग्स है और हमारे हिसाब से ये फाइन लगना चाहिए, ये पेनल्टी लगनी चाहिए।
तो फिर जो मोतसिब का इदारा है वो अपने हिसाब से उसके ऊपर ऑर्डर पास करता है। अब पेनल्टीज किस किस्म की होंगी, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, देयर आर बेसिकली माइनर एंड मेजर पेनल्टीज। बेसिकली पेनल्टी कौन सी लगेगी डिपेंड्स ऑन द सिवियरिटी ऑफ द इंसिडेंट। जितना सिवियर इंसिडेंट होगा उतनी सिवियर पेनल्टी। मैं चाहता हूँ थोड़े एग्जांपल्स डिफाइन करें कि अगर कोई माइनर इंसिडेंट है तो उसमें किस किस नौइयत की पेनल्टीज़ उन पे इम्पोज हो सकती हैं, और अगर कोई मेजर इंसिडेंट हुआ है तो उसके अंदर किस किस किस्म की सज़ाएं जो हैं वो सामने वाले पे लगाई जा सकती अच्छा, हैं। अगर मैं एक इंसिडेंट एग्जांपल, एक सिनेरियो मैं आपको देती हूँ कि आप एज फीमेल आप बैठे हुए थे, ठीक है, आप बैठी हुई हैं एंड कोई आपका मेल कुलीग है, वो जाते हुए उसका एल्बो आपके सर से टच हो गया। So that is a physical contact, but it does not have that sexual connotation in it. That was just like एक इंसिडेंट था, हो गया, unintentional था। But then somebody felt discomforted by it. For example, आपका हिजाब उतर गया, दुपट्टा उतर गया उसकी वजह से, and then you're somebody who's really into hijab and everything. So I'm just giving you an example. That's not exactly the case. I'm just telling you like that. तो ये अब इसमें censure लग सकता है, मज़म्मत, कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, just that. उसके अलावा for example देयर आर केसेस जिसमें हमें ऐसा लगता है कि थोड़ी सी हरासमेंट सीवियर थी, तो उसमें जस्ट कॉम्पनसेशन, कि आपका जो इंसिडेंट था आपको सामने वाले बंदे ने उससे डिस्कम्फर्ट फील किया है, तो आप एज कॉम्पनसेशन उनको XYZ अमाउंट देंगे। उसके अलावा मेजर पेनल्टीज जो हैं उसमें हमारे पास आ जाती है डिसमिसल फ्रॉम सर्विस, रिमूवल फ्रॉम सर्विस, आपका कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस। फॉर एग्जांपल वी आर लॉयर्स, तो अगर कोई लॉयर एक कंप्लेनेंट को हरास करता है एंड देन इट्स प्रूवन, तो आपका जो प्रोफेशनल लाइसेंस है वो कैंसिल हो सकता है। डॉक्टर्स का, लॉयर्स का, इंजीनियर्स हैं, एंड देन एवरी सच प्रोफेशन व्हिच हैज अ लाइसेंस, फॉर एग्जांपल पायलट्स एंड ऑल, तो उनके लाइसेंसेस मोतसिब कैंसिल करवा सकता है। देयर इज आल्सो एफिशिएंसी बार, जो टाइम स्केल अब हम स्टॉपेज लगा सकते हैं। लोगों का ऐसा एक नोशन होता है कि आप लोग जेल भेजते हैं या नहीं भेजते, दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी गेट आस्क्ड जब भी हम अवेयरनेस सेमिनार करते हैं, और कि फौजपा क्या मोतसिब क्या जेल भेज सकता है, तो नहीं, मोतसिब जेल नहीं भेज सकता, क्योंकि हमारी जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो सिविल नेचर की होती हैं, क्रिमिनल नेचर की नहीं होती। तो उसमें जो पेनल्टीज भी होती हैं वो भी सिविल नेचर की ही होती हैं। ठीक है। अच्छा, बहुत से लोग ना इंक्वायरीज़ के अंदर जाने से इसलिए भी हेजिटेंट होते हैं, वो बोलते हैं नहीं चलती रहेगी, इसका कोई आउटकम नहीं होता, ये जिस तरह कोर्ट्स में केसेस चलते रहते हैं। तो मैंने ये चीज़ नोट की थी, और आप भी इस पर मज़ीद ब्रीफ कीजिएगा कि इंक्वायरी कमेटी की जो फाइंडिंग्स हैं उसकी भी डेज़ लॉ ने वो करे हुए हैं कि इतने दिनों में इंक्वायरी कमेटी अपनी फाइंडिंग्स देगी। तो इस हवाले से थोड़ा सा ब्रीफ करिएगा ताकि मैटर बहुत ज़्यादा ड्रैग ना हो सके। अच्छा, बेसिकली आई विल जस्ट रिविजिट व्हाई फौजपा या मोतसिब का कोई भी इदारा ऑफ वर्क प्लेस हरासमेंट वाज बिल्ट। तो बेसिकली इसीलिए था कि एक तो पहले जब 2010 से पहले जब हमारे पास ये कानून नहीं था तो हरासमेंट तभी होती थी, ठीक है, बट तब हरासमेंट की शिकायत किस में जाती थी, PPC के सेक्शन 509 के तहत हमारी क्रिमिनल कोर्ट्स में जाती थी। एंड देन बीइंग लॉयर्स वी डू अंडरस्टैंड कि देयर आर लीगल एंड टेक्निकल फॉर्मेलिटीज इन्वॉल्व्ड, एंड देन सो मेनी अदर थिंग्स जिसकी वजह से केसेस डिले होते थे, ठीक है। तो इसी वजह से देयर वाज अ नीड फेल्ट कि एक स्पेशलाइज्ड इदारा बनाया जाए जो जल्द अज जल्द हरासमेंट की कंप्लेंट से डील करे। तो इसीलिए मोतसिब का क़याम आया। एंड अब मोतसिब में सिंस कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि इंक्वायरी कमेटी के पास कितने टाइम ड्यूरेशन है एंड मोतसिब के पास कितना टाइम ड्यूरेशन है, तो एज फार एज आई कैन रिकॉल इंक्वायरी कमेटी हैज़ 30 डेज़ का टाइम पीरियड, ठीक है। 30 डेज़ के अंदर अंदर उनको अपनी फाइंडिंग्स रिकमेंडेशंस मोतसिब में भेजनी है। एंड देन उसके बाद मोतसिब हैज़ अ टाइम कि मोतसिब उसके ऊपर फैसला महफूज करेगा। एंड देन उन रिकमेंडेशंस को इफ़ he or she, like हमारी जो current ombudsperson है राम फौजी का, if she feels कि हाँ those recommendations are satisfactory, तो फिर उनको implement करवा सकते हैं।